स्वागत है साथियों। आज हम सभी हिंदी भाषा के विषय में बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं, पहला पॉइंट है भोलानाथ तिवारी के अनुसार संसार में मुख्यतः कितनी भाषाएं पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक में बताया है कि वर्तमान में संसार में 12 से 13 भाषा परिवार विद्यमान है। ध्यान रखेंगे, ये भोलानाथ तिवारी की पुस्तक के अनुसार है। अब वो भाषा परिवार कौन कौन से हैं, उनके नाम भी हमें जान लेने चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला है भारूपीय भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा चीनी भाषा परिवार, चौथा सेमेटिक भाषा परिवार, पांचवा हेमेटिक भाषा परिवार, छठवां आग्नेय भाषा परिवार, सातवां यूराल अल्टाइक परिवार, आठवां बांटू भाषा परिवार, नौवां है अमेरिकी या रेड इंडियन भाषा परिवार, 10वां काकेशस परिवार, 11वां है सुडानी भाषा परिवार, 12वां बुशमैन भाषा परिवार और 13वां जापानी कोरियाई भाषा परिवार। तो इन भाषा परिवारों के नाम जानने पर आप समझ पाएंगे कि हेमेटिक, सेमेटिक, आग्नेय, यूराल अल्टाइक ये क्या है। ये भाषा परिवार है और हमारा जो संबंध है हमारी भाषा का, वो भारूपी भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, साथ ही नॉर्थ ईस्ट की कुछ लैंग्वेज चीनी भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, उनका भी अध्ययन हम देखेंगे यहाँ पे कि भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहा हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसके विषय में कि भारूपीय भाषा परिवार किन दो भागों में विभक्त है। तो यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि भारूपीय भाषा परिवार कितने शाखाओं में विभक्त है। दो शाखाओं में। वो शाखाएं कौन कौन सी हैं? केंतुम और सतम। केंतुम में कौन कौन से आते हैं? जैसे ग्रीक, लैटिन, जर्मन, अंग्रेजी, ये केंतुम शाखा के अंतर्गत है। सतम के अंतर्गत है रूसी, आर्मीनियन, भारत, ईरानी। ये जो कैटेगरी है ये सतम के अंतर्गत है। तो हमारी जो भाषाएं हैं वो सतम के अंतर्गत है। भारूपी भाषा में भी सतम के अंतर्गत है और भारत ईरानी। अब इसे देखते हैं कि इस भारत ईरानी के कौन कौन से प्रमुख हिस्से हैं, कौन कौन से प्रमुख भाग हैं, क्योंकि यहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि भाषाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। जैसे भारत ईरानी भाषा परिवार के विषय में अब हमें देखना है सतम के अंतर्गत। ठीक है, तो अब इसके कितने भाग हैं तो ध्यान रखना है, भारतीय, दरद और ईरानी, ये इसके तीन मुख्य भाग हैं। अब इनके भी कुछ मुख्य भाग हैं, वो भी देखते हैं। जैसे भारतीय के कौन कौन से? प्राचीन भाषा यानी संस्कृत, मध्ययुगीन भाषा यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाएं यानी हिंदी, बंगाली और मराठी। ये भारतीय की कैटेगरी है। ठीक है, अब देखेंगे दरद की। दरद में कौन कौन सी आती है? जैसे कश्मीरी और शीड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ईरानी में देखते हैं कौन कौन से, जैसे फारसी, ताजिक और पश्तो, ये तीन आते हैं ईरानी के अंतर्गत। तो हमारी जो भाषाएं हैं वो किस कैटेगरी में है, आप इस पूरे ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है कि द्रविड़ भाषा परिवार से भारूपी भाषा परिवार की भाषाओं को क्या मिला है। तो ध्यान रखना है, भारूपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि, शब्द समूह तथा व्याकरण तीनों ही दृष्टियों से द्रविड़ भाषा परिवार ने प्रभावित किया है। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। भारूपी भाषा परिवार पर द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं का क्या प्रभाव पड़ा है, वो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे द्रविड़ भाषा परिवार ने क्या दिया भारूपी भाषा परिवार को? ट वर्गीय ध्वनियों को। ठीक है, ट वर्गीय ध्वनियों को दिया। दूसरा है कारक चिन्हों के रूप में स्वतंत्र शब्दों यानी ने, को, से आदि का प्रयोग जो है वो भी द्रविड़ भाषा परिवार से मिला है। तीसरा देखते हैं संयुक्त क्रियाओं की जो बात होती है, संयुक्त शब्द नहीं, संयुक्त ध्वनि नहीं, संयुक्त क्रिया की बात, ये भी द्रविड़ भाषाओं से आई है। और अंतिम है मराठी आदि आर्य भाषाओं में जो तीन लिंग मिलते हैं, तीन लिंगों के प्रयोग की बात आती है, वो भी द्रविड़ भाषा परिवार से ही आया हुआ प्रभाव है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि ये मूलतः द्रविड़ भाषा परिवार के कारण है। जैसे एक परीक्षा में पूछ लिया गया था कि ट वर्गीय ध्वनियों का विकास किस भाषा परिवार के अंतर्गत है, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक है, चीनी भाषा परिवार का प्रभाव भारत में उत्तरी सीमा के आसपास है। चीनी भाषा परिवार का भी कुछ प्रभाव है हमारे यहाँ उत्तरी सीमा के आसपास। भारत में मणिपुरी, गारो, बोडो, नागा तथा नेवारी, ये सारी जो भाषाएं हैं वो चीनी भाषा परिवार के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो ये भी देखना है कि मणिपुरी, गारो, बोडो, नागा और नेवारी ये किस भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो भारोपी भाषा या भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये आती हैं चीनी भाषा परिवार के अंतर्गत। अब इसके आगे देखते हैं, भारतीय आर्य भाषा के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिए 3 कालों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उसे ध्यान रखिए। तो पहला पॉइंट है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरा पॉइंट है मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा आधुनिक आर्य भाषा काल। ये भारतीय आर्य भाषा के इतिहास को इन 3 कालों में बांटा गया है। तो देखेंगे कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसका काल क्या है। ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो आज हम इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक संस्कृत और संस्कृत काल। तो वैदिक काल और संस्कृत काल, इसे कह सकते हैं वैदिक संस्कृत काल, और ये लौकिक संस्कृत काल। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत काल 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है। जो हमने अभी पूरा जो टाइम देखा वैदिक का 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, उसे 2 भागों में बांटेंगे, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, यानी जो वैदिक संस्कृत का काल रहा है वो 700 वर्षों का। दूसरा जो लौकिक संस्कृत या संस्कृत काल है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी 300 वर्षों का। कुल मिला के जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसका पूरा समय रहा है 7 3 10, 1000 वर्षों का पूरा। ठीक है, वैदिक काल की भाषा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, जैसे वैदिकी, वैदिक संस्कृत या छांदस, ये 3 नाम है वैदिक काल की। ये जो वैदिक संस्कृत की बात है। अब ये भाषा कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुई है, तो वैदिक संहिता में, ब्राह्मण में, आरण्यक में और उपनिषदों में वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिसे छांदस भी कहते हैं। संस्कृत काल को यानी लौकिक संस्कृत को ध्यान रखेंगे, ये कहाँ प्रयोग हुआ है, रामायण में, महाभारत में, कालिदास की रचनाओं में, बाण की रचनाओं में, भवभूत के साहित्य में और भास आदि के साहित्य के अंतर्गत लौकिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, वैदिक संस्कृत की रचनाओं में, किस साहित्य में मिलता है, और लौकिक संस्कृत यानी जो संस्कृत लोक भाषा के अंतर्गत आ रही थी, लौकिक संस्कृत उसे कहा जाता है, उसका प्रयोग किन किन साहित्य में मिलता है। ये सारे पॉइंट्स भाषा विज्ञान की दृष्टि से बेसिक हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इसे ध्यान रख लेंगे इन पूरे वर्गीकरण को।